morning students, this is online session of class 8 science and I am explaining chapter 6 conservation of plants and animals. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 का रिवीजन कर लिया था स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 कंजर्वेशन कंबशन एंड फॉसल फ्यूल। अब चैप्टर 6 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका एक एनुअल सिलेबस का पार्ट है, ये आपके एनुअल एग्जाम जब होंगे तो उसमें आएगा। चैप्टर 6 है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की जो अब इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि अब उनको दोबारा से कभी भी देखा नहीं जा सकता। जैसे कि एनिमल्स में बहुत ज़्यादा फेमस है डायनासोर्स, ठीक है, और बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं, बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं इस संसार से। वो क्यों विलुप्त हुई हैं? क्योंकि जो ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है नेचुरल फिनोमिना में, जैसे कि जंगलों को उजाड़ देना, ठीक है, नदी नालों को पॉल्यूट कर देना और आसपास के एयर को पॉल्यूट कर देना, तो ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है, ह्यूमन हस्तक्षेप हुआ है, आदमी का जो हस्तक्षेप हो रहा है नेचुरल फिनोमिना में, वो कहीं ना कहीं कारण है इसके पीछे कि जो स्पीसीज हैं वो उस एनवायरनमेंट को, उस बदलाव को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और उस बदलाव की वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, यही सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि हम उन्हें किस तरीके से बचा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा पीछे टाइगर को बचाने का चलता है प्रोसेस, और उसमें ये बताया जाता है कि टाइगर, अगर हमने आज कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया उनको बचाने के लिए, तो हो सकता है जो टाइगर्स हैं वो हमें केवल बुक में ही देखने को मिले, केवल उनकी पिक्चर ही हमारे पास ना रह जाए। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेप्स उठाए जाते हैं तरह तरीके की स्पीसीज को बचाने के लिए, तरह तरीके के प्लांट्स को बचाने के लिए या उनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, कंजर्वेशन हम क्यों करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मटेरियल का या किसी भी एनिमल का? ताकि वो फ्यूचर में आगे बने रहें, फ्यूचर में केवल और केवल एक तस्वीर बन के ना रह जाएं, या जैसे आपको बोला जाता है कि फॉसल फ्यूल का कंजर्वेशन करिए, वाटर को कंजर्व करिए। ठीक है, तो इस तरीके का कंजर्वेशन हमें इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्यूचर में हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है और ये हमारे जो एक फूड चेन होती है, फूड चेन को बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सपोज अगर मान लीजिए टाइगर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो टाइगर्स क्या है, एक तरीके से कार्निवोर्स हैं, मांसाहारी जीव जंतु हैं, और वो हर्बीवोर पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, यानी कि मांस के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? वो हर्बीवोर पर। और अगर कार्निवोर ख़त्म हो जाएंगे तो हर्बीवोर की संख्या बढ़ने लगेगी, हर्निवोर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, हो सकता है प्लांट्स पर खतरा आ जाए, प्लांट्स कम हो। ठीक है, तो अगर फूड चेन गड़बड़ होती है तो फूड चेन में जो भी सीरीज है वो कहीं ना कहीं, अगर एक सीरीज कम हो जाती है, एक पॉइंट कम हो जाता है, तो पूरी की पूरी फूड चेन अफेक्ट होती है। ठीक है, अगर हर्बीवोर बढ़ जाएंगे तो जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कम होने लगेंगे। ठीक है, उनको कहाँ से फूड के लिए मिलेगा अगर कार्निवोर कम पड़ रहे हैं तब। ठीक है, तो इसीलिए एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने आसपास के एनिमल्स को, अपने आसपास के प्लांट्स को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या है? बेसिकली जहाँ जहाँ पर इस पूरी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो लाइफ कहीं पर भी हो सकती है, लैंड एरिया में हो सकती है, डेजर्ट में हो सकती है, एक्वेटिक के रूप में हो सकती है। ठीक है, नदी नालों समुद्र में हो सकती है। ठीक है, समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं तरह तरह की, यहाँ तक कि जो अंटार्कटिका है या आर्कटिक है जहाँ पर बर्फ़ है, वहाँ पर भी हमें पोलर बियर और पेंगुइन्स, इस तरीके के जानवर या जीव जंतु देखने के लिए मिल जाते हैं जो केवल उन्हीं एरिया में पाए जाते हैं। तो जहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट करती है इस अर्थ पर, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पे किसी एनिमल की या किसी प्लांट की पर्टिकुलर स्पीसीज वहीं पर देखने के लिए मिलती है, जैसे कि पेंगुइन्स हैं, आपको पोलर रीजन में मिलेंगे, पोलर बियर्स हैं, वहीं पर मिलेंगे बर्फ़ में।
ठीक है। तो इस तरीके की जो स्पीसीज है जो एक पर्टिकुलर रीजन में रहती हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन फॉर्म्स द बायोडाइवर्सिटी। तो वो रीजन क्या बनाता है? बायोडाइवर्सिटी बनाता है। और आप जानते हो कि इंडिया क्या है? एक बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी रीजन है। यहाँ पर आपको सुंदरबन और डेजर्ट, हिमालयन रीजन, सारे के सारे क्षेत्र मिल जाते हैं। आपको यहाँ रेगिस्तान भी मिल जाता है, नदियाँ, समुद्र भी मिल जाते हैं। और हिमालय की तरफ आप चले जाइए कुछ राज्यों में, वहाँ पर बर्फ़ भी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। तो ये क्या है? एक बायोडाइवर्सिटी है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी हैं, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो या फिर वो एनिमल्स के अंदर हो, वो जो एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी वेरीज डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप पोलर बियर को इस रीजन में लेकर आओ जहां पर आप रह रहे हो, तो पोलर बियर इस रीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो लेयर होती है, उसकी जो स्किन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, बहुत मोटी स्किन होती है। और वो मोटी स्किन उसको हेल्प करती है ठंडे प्रदेशों में रहने के लिए, ठंडे एरिया में रहने के लिए। इसीलिए जो पोलर रीजन्स हैं, जो जहाँ पर बर्फ़ की चादर मिलती है, बहुत मोटी बर्फ़ की परत मिलती है, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे रीजन में रहने के लिए पोलर बियर सूटेबल है, वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि पोलर बियर को आप रेगिस्तान में छोड़ दो या पोलर बियर को आप किसी गर्म जगह पर छोड़ दो, तो ऐसी जगह में पोलर बियर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यही वजह थी डायनासोर्स के ख़त्म होने की। डायनासोर्स पहले तो आपने सुना होगा कि एक समय था जब इस धरती पर डायनासोर्स राज करा करते थे। ठीक है। डायनासोर्स बहुत बड़े मात्रा में हुआ करते थे, बहुत बड़ी संख्या में हुआ करते थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा है जब क्लाइमेट चेंज होने लगा। ठीक है। जो जंगल हैं, फॉरेस्ट्स ख़त्म होने लगे, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर वो वहाँ की लाइफ को, वहाँ के चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो धीरे धीरे हमारी अर्थ से क्या हुआ? ख़त्म होने लगे। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बताते हैं साइंटिस्ट कि अंतरिक्ष से कुछ उल्कापिंड भी आए जिनमें बहुत ज़्यादा हीट थी, और वो जहाँ पर उनकी आबादी थी वहाँ पर गिरे और वो गिरने से ख़त्म हो गए। ठीक है। तो मेनली क्या है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होने लगा, और वो जो क्लाइमेट वहाँ का चेंज हुआ, उस क्लाइमेट को वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, उस क्लाइमेट को वो बियर नहीं कर पाए, और फाइनली ख़त्म हो गए। तो किसी भी स्पीसीज को रखने के लिए या किसी भी एनवायरनमेंट को, किसी भी एनिमल को रहने के लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए। अगर वो क्लाइमेट उसके अनुकूल है तब तो सही है, और अगर वो क्लाइमेट उसके प्रतिकूल है तो फिर वो उसको सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि सेब है, वो ऊपर कश्मीर वगैरह में या हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है, यहाँ पर फ्रूट नहीं, एप्पल नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि उसके लिए एक प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए। उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए या उन पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए, जो क्लाइमेट यहाँ पर नहीं बन पाता है। तो जैसा जहाँ पे क्लाइमेट है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर स्पीसीज मिलती है, चाहे वो एनिमल्स में हो या फिर वो प्लांट्स में। नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फौना। देखिए, फ्लोरा क्या है? अगर कोई स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में मिलती है प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और अगर कोई स्पीसीज एनिमल में मिलती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको बोला जाता है फौना। बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। प्लांट्स के लिए यूज होता है फौना, और वो प्लांट्स के लिए यूज होता है फ्लोरा, और एनिमल्स के लिए यूज होता है फौना। ठीक है। एनिमल्स के लिए आप ध्यान रखेंगे क्या यूज हो रहा है? फौना, और प्लांट्स के लिए फ्लोरा। इकोसिस्टम,
इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? इकोसिस्टम द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इन अ गिवन रीजन फॉर्म इकोसिस्टम। एक इंटरेक्शन है किस किस के बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। एक इंटरेक्शन किस किस के बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो एक इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जैसे कि पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, ठीक है। पॉन्ड में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो उनके बीच में और उस पॉन्ड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कंप्लीट मिलकर क्या बनाता है? एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। डेजर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, या किसी रिवर का इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है। तो बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? एक रिलेशन है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड सोयल, वाटर एंड टेम्परेचर, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, सनरेज एक्सेट्रा। ऑलराइट, नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का आप लॉस देख रहे हैं, दिन ब दिन बायोडाइवर्सिटीज खत्म हो रही हैं और अपने आसपास सब कंक्रीट के जंगल्स क्रिएट होते जा रहे हैं, ठीक है। जहां आप देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, ठीक, और बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। बहुत सारे शहर तो ऐसे हैं जहां दूर दूर तक कोई पेड़ दिखाई नहीं देता, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस तरीके के आप शहर देखिए, दूर दूर तक कहीं कोई ग्रीनरी नहीं है, सब आर्टिफिशियल है। तो डे बाय डे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? इसी वजह से लॉस हो रहा है। बहुत सारी कंडीशंस हैं इसके पीछे, जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। उस पॉपुलेशन को इंक्रीज होने के लिए उसको रहने के लिए मकान भी चाहिए, उसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल्स भी चाहिए, पढ़ाने के लिए स्कूल्स भी चाहिए, ठीक है, घूमने फिरने के लिए रोड्स चाहिए, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, ठीक है। तो ये सब वजह होती हैं जो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या उस पॉपुलेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है। दूसरा, पोचिंग, जो शिकार होते हैं। आप जानते हो कि पहले, अब तो शिकार इतने नहीं होते, लेकिन पहले जो लोग हुआ करते थे, रियासतें हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। और दूसरा, जो उनकी स्किन है या उनके जो और कोई उनके पास ऐसी कोई खासियत है जिनकी वजह से उनका शिकार किया जा रहा है, जैसे हाथी है। हाथी को किसके लिए मार दिया जाता है? उसके दांत के लिए मार दिया जाता है। दांत की उसकी बहुत बड़ी डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में बाहर सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, उनको जानवरों को मार दिया जाता है। जैसे कि उल्लू है, उल्लू का नाम आपने सुना होगा। उल्लू के नाखून तांत्रिक वगैरह यूज करते हैं, उसको पहनने के लिए भी बोलते हैं कि आपको नज़र नहीं लगेगी कभी भी, ये उल्लू का नाखून है। तो इस तरीके के इन जानवर्स को कुछ गलत धारणाएं भी हैं समाज में, जैसे कि उल्लू को लेकर है। उल्लू को ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी का वाहन है, ठीक है। तो इस तरीके की जो धारणाएं हैं गलत पड़ी हुई हैं कि उल्लू का नाखून हम पहनेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस वजह से भी इन जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है। और जब ज़्यादा मात्रा में शिकार होने लगता है तो फिर वहाँ से वो प्रजाति विलुप्त होने लगती है, ठीक है। और जब वो प्रजाति विलुप्त होने लगती है तो फिर केवल और केवल एक पिक्चर रह जाती है, केवल और केवल फिर एक इमेज रह जाती है माइंड में, जैसे कि डायनासोर्स को लेकर है, और वो बताया जाता है कि ऐसा भी कोई प्राणी हुआ करता था हमारी अर्थ पर। तो शिकार एक वजह हो सकती है बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जैसे कि लकड़ी ट्रांसफ़र होती है बाहर के देशों में, चंदन की लकड़ी, तो इस तरीके से पेड़ों की कटाई भी होती है और सब बाहर सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अपने देश से चोरी करके, अपनी देश की गवर्नमेंट से चोरी करके और चोरी छिपे आंखों में धूल झोंक कर वो सारी चीज़ें पैसों के लिए बाहर सप्लाई कर दी जाती हैं। तीसरा, डिफॉरेस्टेशन। मैंने आपको बताया बढ़ रही है आबादी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए,
और उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, पेड़ों की कटाई की जाती है, पेड़ों को काट दिया जाता है। नेक्स्ट, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। देखिए अभी हमने डिटेल में पढ़े थे ये तीनों टॉपिक्स, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर पॉल्यूशन, बड़ी बड़ी जो चिमनीज हैं जिनसे हमारी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री हैं, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में जो स्मोक निकल रहा है वो एयर पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। जो इन इंडस्ट्रीज से और फैक्ट्रीज से लिक्विड वेस्ट निकलता है वो नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। और अगर हम केमिकल्स का यूज करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स इस तरीके के हैं हमारे पास, या पेस्टिसाइड्स इस तरीके के बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, तो वो सॉइल प्रॉब्लम या सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन भी वजह हो सकती है कि बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये टॉपिक तो स्टूडेंट्स बहुत ही कॉमन है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ठीक है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कितनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी। जिनके पास पैसे हैं वो भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर की ब्लैक होने लगी थी। तब आदमी को समझ में आया कि जो प्लांट्स हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए 5,000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च कर रहा था आदमी, और जो पेड़ पौधे से जीवन भर फ्री में ऑक्सीजन लेता रहता है, तब उसको उसकी वैल्यू समझ में आई कि ऑक्सीजन की क्या रेट है, क्या प्राइस है, और अगर जीवन भर उसको अगर ऑक्सीजन के लिए पे करना पड़े तो कितना बड़ा अमाउंट वो पे करेगा। ठीक है। करोड़ों रुपये तो वो केवल और केवल सांस लेने के ही पे कर देगा अपने पूरे जीवन काल में, करोड़ों रुपये। और उसके बाद भी जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसकी बात कुछ और है, और जो ऑक्सीजन लेबोरेटरी में बनाई जा रही है, सिलेंडर्स में भरकर हमें सप्लाई की जा रही है, उसकी बात कुछ और है। वो सिलेंडर वाली जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करने के बाद कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी निकल कर आ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स हो जाना, या बाद में ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। ठीक है। फंगस जैसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, बॉडी में फंगस भी हो रहा है। ठीक। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे वो हम कितनी भी सावधानी से या कितनी भी कैसे भी तरीके से उसको बनाएं। और ना ही हम कभी भी नेचर हमें क्या क्या चीज़ दे रही है हमारी सर्वाइवल के लिए, वो हमें तभी पता पड़ता है जब हम उस चीज़ को खो बैठते हैं या वो चीज़ मिलना हमें मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन हमें मिलती है, वुड हमें मिलता है, टिम्बर हमें मिल रहा है। ठीक है। फर्नीचर्स बनाने के लिए, और जो रूरल एरिया हैं वहाँ पर आज भी खाना जो बनाया जाता है वो लकड़ियाँ जलाकर ही बनाया जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। ठीक है। जितने भी फूड आइटम्स हैं, चाहे वो गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, फल हैं, सब्जियाँ हैं, सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिलते हैं, जंगलों से मिलते हैं। तो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है प्लांट्स की, जंगलों की हमारे लाइफ में, बिना इनके सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। डिफॉरेस्टेशन स्टूडेंट्स, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है आज भी, और इसकी कई वजह हो सकती हैं कि जैसे कहीं पर कोई डिमांड है तो वहाँ पर कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगा देना। ठीक है। या अपने लिए कोई घर बनाना, कहीं पर कोई हॉस्पिटल, कहीं पर कोई शॉपिंग मॉल इस तरीके का क्रिएट करना, या आने जाने के लिए कोई रोड बनाना। तो इन सब के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है। और लैंड कहाँ से मिलेगा? अगर हम उस ज़मीन पर, कोई जंगल है तो उस जंगल को जब हम ख़त्म करेंगे, उस जंगल को काटेंगे, वहाँ पर फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान है हमें? सबसे पहले तो है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है। जो हमारे आसपास की ज़मीन है या जो हमारे आसपास का एरिया है, अगर हम पेड़ पौधे काट देते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर एक तो बढ़ने लगता है। दूसरा डेजर्टिफिकेशन, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से रेगिस्तान में कन्वर्ट होने लगता है वो। ठीक है।
और वहाँ की ज़मीन बंजर होने लगती है, आसपास का जो इलाका है वो बंजर होने लगता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट फ्लड्स। देखिए जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो मिट्टी की जड़ों को बांधे रखते हैं और जब बारिश पड़ती है तो वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, और जब अगर तेज़ बारिश पड़ती है तो वो उस बहाव को भी रोकते हैं। जब वहाँ पर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वो उस पानी के बहाव को नहीं रोक पाएंगे और फिर बाढ़ जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जिसको फ्लड बोलते हैं। दूसरी मेन बात यह है कि जो पेड़ पौधे हैं वो बारिश कराने में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। जहाँ पर ग्रीनरी है वहाँ पर आप देखोगे कि बारिश होती है, और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर बारिश नहीं होती, ठीक। तो यही वजह है जो प्लांट्स हैं वो क्या काम करते हैं, बारिश कराने में हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्टोमेटा है उसके थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और वो वाटर वेपर ऊपर जाती है, फिर वो बारिश के रूप में वापस से अर्थ पर आ जाती है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वाटर वेपर क्रिएट नहीं होगी, वाटर वेपर क्रिएट नहीं होगी तो वहाँ पर बारिश का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए डेजर्ट में बारिश नहीं होती, रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, बहुत कम देखने को मिलती है, और जहाँ पर ग्रीनरी है, ठीक है, वहाँ पर बारिश आप देख सकते हो एज यूजुअल, ठीक है। बहुत आराम से बारिश आपको मिल जाएगी, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में या और बड़े बड़े जो जंगल हैं वहाँ पर बारिश इजीली हो जाती है। दूसरा, ड्रॉट्स, सूखे पड़ जाते हैं। जब मैंने आपको बताया कि जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ पर बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फिर सूखा पड़ जाएगा, और सूखा अगर पड़ेगा तो बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ जाना। गर्मियों में आप देखते हो कि अगर बारिश नहीं हो तो टेम्परेचर कितना बढ़ने लगता है, ठीक है। सब लोग ये दुआ करते हैं कि बारिश पड़ जाए, बारिश पड़ जाए। इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेज। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तब क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो टेम्परेचर बढ़ाने वाली गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, तो उसका लेवल बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो प्लांट्स क्या काम करते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो CO2 कोई इनहेल नहीं करेगा, ठीक है, CO2 को कोई इनहेल नहीं करेगा और ऑक्सीजन को कोई रिलीज नहीं करेगा, तो CO2 का लेवल बढ़ने लगेगा। और ऑक्सीजन तो ह्यूमंस कंज्यूम कर ही रहे हैं, एनिमल्स कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो डे बाय डे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा वहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, हीट एनर्जी को अंदर एंट्री देती है, बाहर फिर हीट एनर्जी को नहीं निकलने देती। नेक्स्ट, डिक्रीज रेनफॉल एंड वाटर टेबल। अगर बारिश नहीं होगी तो रेनफॉल यानी कि बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो जो वाटर टेबल है वो भी कम होने लगेगा, पानी का स्तर। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, ठीक है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जोड़कर रखती हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी का कटान फिर नहीं रुकेगा। अगर बारिश तेज होगी या फ्लड जैसी कंडीशन आएगी तब फिर मिट्टी का कटान होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। कुछ पार्ट्स अभी रह गए हैं, बाकी पार्ट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।